हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। मैं प्रीति प्रजापति एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑल इन वन स्टडी पॉइंट पर। फ्रेंड्स, लास्ट 3 पार्ट्स में हमने डाइजेस्टिव सिस्टम को कवर किया था। हर एक पॉइंट को जो भी वनडे एग्जाम में पूछे जाते हैं उनसे संबंधित सभी जानकारियाँ हमने हासिल की थी। तो डाइजेस्टिव सिस्टम यानी पाचन तंत्र की क्लास आपने नहीं देखी है तो जरूर देखिएगा। 3 पार्ट यानी 3 क्लास में हमने डाइजेस्टिव सिस्टम को पूरा कवर किया था। इसके बाद में आज हम पढ़ने वाले हैं आपका रिस्पायरेटरी सिस्टम, श्वसन तंत्र। ह्यूमन में, मानव में कैसे श्वसन तंत्र काम करता है वो हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करें आज की क्लास। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास और उसमें हम पढ़ेंगे श्वसन। श्वसन क्या है, रिस्पायरेशन क्या है, रिस्पायरेटरी सिस्टम क्या है, आपका श्वसन तंत्र क्या है। तो आज की क्लास में हम श्वसन तंत्र के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो श्वसन तंत्र, श्वसन क्या है? क्या सांस लेना, सांस छोड़ना, यही श्वसन है या फिर कोई और बात? तो उस पर हम आज बात करेंगे। तंत्र का मतलब क्या होता है? कोई एक ऐसा सिस्टम जिसमें कई ऑर्गन्स हों। तो इसका मतलब जो सांस हम लोग ले रहे हैं, श्वसन की क्रिया हमारे शरीर में जो हो रही है, इसमें कई अंग काम कर रहे होंगे और उन्हीं अंगों के एक समूह को हमने क्या नाम दिया? तंत्र नाम दिया। हालांकि वो श्वसन से संबंधित है, इसलिए हम बोलेंगे श्वसन तंत्र, रिस्पायरेटरी सिस्टम। तो कौन कौन से अंग भाग लेंगे इसमें और किस अंग का क्या काम होगा, इस तरीके की सारी चर्चा हम श्वसन तंत्र पर करने वाले हैं। और इसकी हम 1 से 2, आज तो नहीं हो पाएगा, तो 2 या 3 क्लास में हम पूरा आपका रिस्पायरेटरी सिस्टम फिनिश करेंगे छोटे छोटे पार्ट में। तो आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे। तो क्या है श्वसन तंत्र, इसकी पहले हम डिफिनेशन पढ़ लेंगे कि श्वसन तंत्र, श्वसन क्या है। तो लिखा है पोषण क्रिया से ग्रहण की गई खाद्य सामग्री। इससे पहले जो हमने क्लास की थी वो डाइजेस्टिव सिस्टम की थी। मैं बता दूं आपको, हम जो पढ़ रहे हैं बायोलॉजी बिल्कुल सीरियल से पढ़ रहे हैं, बिल्कुल बेसिक से और सीरियल से। मतलब कि किस सीढ़ी के बाद में कौन सी सीढ़ी पे जो आएगा, इस तरीके से पहले हमने कोशिका पढ़ी, कोशिका के बाद कोशिका से मिलकर जो ऊतक बनता है ऊतक पढ़े, उसके बाद में हमने ऊतक में भी आपके प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू अलग अलग पढ़ लिए। और अब हम एक एक करके ह्यूमन बॉडी में सिस्टम्स पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले हमने पढ़ा था डाइजेस्टिव सिस्टम यानी पाचन तंत्र, जिसमें खाना खाया और उसके बाद में पच गया। पचने के बाद में एनर्जी कब मिलेगी, कैसे मिलेगी, वो हम पढ़ेंगे श्वसन तंत्र के माध्यम से। तो लिखा है पोषण क्रिया से ग्रहण की गई खाद्य सामग्री का उपयोग कोशिकाओं में होता है। जो आपने खाना खाया है, उसका पाचन हुआ है, उनसे एनर्जी किसको चाहिए? हमारी बॉडी में जितनी भी सेल्स हैं सभी को एनर्जी चाहिए होगी। तो वो कैसे ग्रहण करेंगी? तो लिखा है श्वसन संबंधी कार्य कोशिकाओं में ही होता है, इसलिए इसे कोशिकीय श्वसन भी कहते हैं। जो हम ह्यूमन बॉडी में जो रिस्पायरेशन की क्रिया होती है, जो श्वसन तंत्र की क्रिया होती है श्वसन की, उसको हम बोलते हैं कोशिकीय श्वसन। ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि यह प्रक्रिया कोशिकाओं में ही होती है, मानव शरीर की कोशिकाओं में होती है। कहाँ पर होती है, कैसे होती है, ये हम बात करेंगे आगे। आगे लिखा हुआ है श्वसन क्या है। तो जो आप सांस ले रहे हैं और सांस छोड़ रहे हैं, इसको हम श्वसन नहीं कहेंगे, रिस्पायरेशन नहीं कहेंगे, इसको हम कहते हैं ब्रीदिंग। क्या बोलेंगे? ब्रीदिंग। और इसमें भी ब्रीदिंग भी आपकी 2 तरीके की होगी। एक होगी इंस्पिरेशन, क्या बोलेंगे? इंस्पायरेशन। और एक होगी एक्सपायरेशन। इसमें क्या होगा? इंस्पायरेशन में आप जब वायु को यानी ऑक्सीजन ले रहे हैं, और एक्सपायरेशन में क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं। इसको हम बोलेंगे सांस लेना और छोड़ना, ये अलग चीज है। और श्वसन आपका अलग है, जो ऑक्सीजन का लेना यानी ग्रहण करना और कार्बन डाइऑक्साइड का छोड़ना आपका ब्रीदिंग कहलाएगा, सांस कहलाएगा। जबकि श्वसन क्या है? तो श्वसन एक रासायनिक क्रिया है। कैसी? रासायनिक
क्रिया है, जबकि जो ब्रीदिंग है आपकी, जो सांस है, ये कैसी क्रिया है? तो ये आपकी भौतिक क्रिया है। कैसी है? भौतिक क्रिया है। तो जो ब्रीदिंग है, जो सांस लेना है, ये आपकी एक भौतिक क्रिया है, और जो श्वसन की प्रक्रिया हो रही है, ये एक प्रकार की जैव रासायनिक क्रिया है। क्या होता है इसमें? तो ग्लूकोज ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल बनाता है। श्वसन क्या है? आपका ग्लूकोज कैसे बनाता है, कब क्या होता है, ये हम बहुत ही डिटेल में पढ़ने वाले हैं। अभी सिर्फ आप इतना समझिएगा कि श्वसन क्या है। तो ग्लूकोज और ऑक्सीजन की अभिक्रिया होती है C6H12O6, और साथ में जुड़ता है ऑक्सीजन, और फिर बनता है आपका कार्बन डाइऑक्साइड और साथ में जल, और यहीं पर बनता है आपका क्या? ऊर्जा। क्या बोलेंगे? ऊर्जा, जो कि आपकी एटीपी के फॉर्म में देखी जाती है, एटीपी के फॉर्म में एकत्रित रहती है। तो ये जो है आपका, ये है श्वसन की प्रक्रिया। हालांकि केमिकली रिएक्शन है, रासायनिक अभिक्रिया है। तो हम बोलेंगे श्वसन क्या है? ग्लूकोज का ऑक्सीजन के साथ जुड़ना, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड और जल और ऊर्जा का बनना, ये क्या कहलाएगा? श्वसन कहलाएगा। आगे लिखा हुआ है, श्वसन एक रासायनिक अभिक्रिया है तथा यह एक ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। ये आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन। तो जो आपका श्वसन है, रिस्पायरेशन है, क्या बोलेंगे इसको? रिस्पायरेशन। ये जो अभिक्रिया है, ये एक प्रकार की ऑक्सीडेशन है, ऑक्सीडेशन। यहाँ पर ऑक्सीकरण हो रहा है। आपने पढ़ा होगा, जब भी ऑक्सीजन जुड़ता है तो उसको बोलते हैं क्या? ऑक्सीकरण अभिक्रिया। और ऑक्सीजन जब हटता है तो उसको क्या बोलते हैं? आपका अपचयन अभिक्रिया। तो यहाँ पर ऑक्सीकरण हो रहा है, इसलिए हम क्या बोलेंगे? यानी ऑक्सीजन जुड़ रहा है, तो ये एक प्रकार की ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। याद रखेंगे, यह एक रासायनिक अभिक्रिया है, साथ ही साथ ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। और श्वसन में क्या होता है? तो ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा बनाता है। ये है आपकी श्वसन की डेफिनेशन रिस्पायरेशन की। आगे बढ़ते हैं। अब क्या होगा? श्वसन अंग। श्वसन अंग, आप सांस लेंगे, उसमें कौन कौन से अंग काम आएंगे? तो एक बार फ्लो चार्ट में मैं आपको बता दूं, आपने एयर को लिया, हवा आपने ली। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ ऑक्सीजन लेते हैं, हम पूरी वायु ग्रहण करते हैं, जिसमें क्या क्या होता है आप अच्छी तरह जानते हैं। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड, ये 3 गैसें मेन होती हैं। तो आपने एयर को लिया, एयर कहाँ जाएगी? एयर आएगी आपके नोज में, यानी नाक में। नाक के बाद में नॉस्ट्रिल्स यानी कि नासाद्वार में जाएगी, और उसके बाद में आएगी आपकी ट्रेकिया में, जिसको बोलते हैं विंड पाइप। विंड पाइप या फिर ट्रेकिया। इससे भी पहले अगर मैं बात करूं, तो इससे भी पहले हमने पढ़ा था पाचन तंत्र में एक फेरिंग्स नाम का एक जो अंग था। क्या था? फेरिंग्स, जिसको कहा था हमने ग्रसनी। अब ये हमने पाचन तंत्र में भी पढ़ा था और हमें श्वसन तंत्र में भी इसको पढ़ना है। इसके बाद में आएगी वायु कहाँ? विंड पाइप में। विंड पाइप यानी कि श्वास नली में। कहाँ आएगी? श्वास नली में या वायु नली में। फिर क्या होगा? विंड पाइप ये आगे चल करके 2 भागों में डिवाइड होगी, जिसको हम बोलेंगे ब्रोंकाई। क्या बोलेंगे? ब्रोंकाई। हिंदी में सेम नाम है ब्रोंकाई, या फिर ब्रोंकस भी कह सकते हैं, ब्रोंकाई। और फिर ब्रोंकाई ये कहाँ लेकर जाएंगी? तो लंग्स में। या हम कहें विंड पाइप 2 भागों में डिवाइड होगी, जिनको बोलेंगे ब्रोंकस और या ब्रोंकाई। ये दोनों ब्रोंकाई दोनों आपके फेफड़ों में जाएंगी, प्रवेश करेंगी, वहां पर ये आपकी वायु पहुंच जाएगी। फिर इसके बाद में क्या होता है? ब्रोंकाई फिर से डिवाइड होता है, जिनको बोलते हैं एल्वियोलाई। क्या बोलते हैं? एल्वियोलाई।
और यहीं पर यानी कोशिकाएं, यहीं पर होता है गैसों का आदान प्रदान। हालांकि हम आगे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले श्वसन अंग में हमें क्या पढ़ना है? नोज के बारे में, नाक के बारे में। नाक के बारे में क्या क्या पढ़ना है? तो नाक में छोटे छोटे बाल पाए जाते हैं जिनको क्या कहते हैं? सीलिया कहा जाता है। जिन्हें क्या कहा जाता है? सीलिया कहा जाता है। तथा इनकी जड़ों से चिपचिपा पदार्थ निकलता है जिसे म्यूकस या फिर श्लेष्मा कहते हैं। ये दोनों ही वायु को शुद्ध करते हैं। अब आपने वायु ली तो उसमें क्या है? मिट्टी के कण भी होंगे, धूल भी होगी। तो जब आप सांस ले रहे होगे तो जो आपके बाल जैसे दिखते हैं जिनको सीलिया कहते हैं, ये क्या करते हैं? धूल और मिट्टी को रोक लेते हैं वहां पर। या फिर यहाँ पर जो चिपचिपा सा पदार्थ पाया जाता है जिसको हम म्यूकस या श्लेष्मा कहते हैं, यहाँ पर मिट्टी के कण रुक जाते हैं और वायु आपके अंदर चली जाती है। तो एक प्रकार से आपका श्लेष्मा और सीलिया दोनों ये क्या काम कर रहे हैं? तो वायु को फिल्ट्रेशन का काम करते हैं, वायु को शुद्ध करने का काम करते हैं। याद रखेंगे ये आपके सीलिया और जो आपका म्यूकस नाक में बन रहा है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आगे पढ़ते हैं। आगे है ग्रसनी यानी फेरिंग्स, जो कि हमने डाइजेस्टिव सिस्टम में भी देखा था। ये है आपका श्वसन तंत्र, जिसमें आपका ये है नोज, और नोज के बाद में वायु कहाँ आएगी? तो सबसे पहले फेरिंग्स में आएगी, यानी कि ये वाला भाग इसमें आएगी। ये आप देख रहे हैं लिखा हुआ है फेरिंग्स, यहाँ आएगी। और जो आप खाना खा रहे होते हैं मुंह से, तो ये भी पहले फेरिंग्स में आता है, जिनको कहते हैं ग्रसनी। तो ग्रसनी वो भाग है जो आपका पाचन तंत्र और श्वसन तंत्र दोनों में कॉमन है। तो जो आप सांस ले रहे हैं वायु भी फेरिंग्स से होकर के जाती है और आपका खाना भी फेरिंग्स से होकर के जाता है। फिर आगे क्या होता है? जो आपने सांस ली थी यानी वायु, ये आपका विंड पाइप में चला जाएगा, यहाँ आ जाएगा। जो आपने खाना खाया होगा वो कहाँ आ जाएगा? वो आपके भोजन नली में चला जाता है। इसीलिए घर में बुजुर्ग लोग कहते हैं कि खाना खाते टाइम बात ना करें। क्यों ना करें? क्योंकि खाने का और वायु का, श्वास नली और भोजन नली दोनों का जो जुड़ने का पॉइंट है ये एक ही है। जब मान लिया आपने खाना खाया और आप बोल भी रहे हैं, बोलते जा रहे हैं, खाना भी खाते जा रहे हैं, तो खाना आपका जाना चाहिए था भोजन नली में और गलती से चला गया कहाँ? आपका विंड पाइप में यानी कि श्वास नली में। तो दिक्कत हो जाएगी। दिक्कत क्या होगी? वहां पर डेथ भी हो सकती है, ये मान के चलिए। तो खाना खाते टाइम ना बोले, ये बिल्कुल सही बात है। कॉमन हिस्सा कौन सा है? आपका फेरिंग्स। पूछा जा सकता है कि कौन सा भाग पाचन तंत्र और आपका श्वसन तंत्र का कॉमन हिस्सा है? तो आप बताएंगे क्या? फेरिंग्स यानी कि ग्रसनी। क्या बोलेंगे? ग्रसनी। इसके बाद आता है लैरिंग्स। लैरिंग्स क्या है? तो जो आप ये देख रहे हैं श्वास नली, ट्रेकिया, इसके ऊपर ही एक बॉक्स जैसी संरचना होती है। कैसी? बॉक्स जैसी एक संरचना होती है जिसको हम बोलते हैं लैरिंग्स। याद रहे, जो फेरिंग्स है ये पाचन तंत्र और श्वसन तंत्र का कॉमन हिस्सा है, जबकि लैरिंग्स है ये आपके श्वसन तंत्र का ही हिस्सा है, जिसमें ट्रेकिया के ऊपर ये एक बॉक्स जैसी संरचना दिखाई देती है। इसको कहते हैं लैरिंग्स या फिर श्वसन यंत्र। क्या बोले? श्वसन यंत्र या ध्वनि यंत्र बोलते हैं इसको, वॉइस बॉक्स बोलते हैं, राइट। इसके बाद में अब सांस कहाँ से आएगी? देखिए, नाक से होते हुए फेरिंग्स में, फेरिंग्स से लैरिंग्स में, लैरिंग्स से कहाँ आएगी? ट्रेकिया में। ये जो आपकी श्वास नली है ये है ट्रेकिया। ट्रेकिया के बाद में ये जो है दो भागों में बटेगी। एक जो आपका ट्रेकिया का भाग है कहाँ आएगा? लेफ्ट लंग्स में, दूसरा राइट लंग्स में। ये वाला राइट लंग्स है और ये लेफ्ट लंग्स है। तो एक लेफ्ट में और एक राइट में चला जाएगा ट्रेकिया का भाग।
और जो ट्रेकिया का जो दो भागों में डिवाइड है, ये क्या कहलाता है? तो ब्रोंकस या फिर ब्रोंकाई कहलाता है। इसके बाद में क्या होगा? ये ब्रोंकाई भी फिर से डिवाइड होगा। क्या होगा? ब्रोंकाई भी फिर से डिवाइड होगा, जिनको हम कहेंगे ब्रिंक्यूल्स। जब ब्रोंकाई एक बार डिवाइड होगा तो आपके प्राइमरी ब्रोंक्यूल्स बनेंगे, दूसरी बार फिर से डिवाइड होगा तो इसको सेकेंडरी ब्रिंक्यूल्स कहेंगे, और जब लास्ट में डिवाइड होते होते एक अंगूर जैसी संरचना दिखेगी आपको फेफड़े के अंदर, जो आपका ब्रोंकाई था, डिवाइड होते होते बाद में आपको जो गोल गोल संरचनाएं दिखेंगी अंगूर जैसी, इनको हम बोलेंगे एल्वियोलाई। क्या बोलेंगे? एल्वियोलाई। ये लिखा हुआ है। ये जो आपकी छोटी छोटी संरचनाएं दिख रही हैं, इनको बोलेंगे एल्वियोलाई या फिर वायु कोश। क्या बोलेंगे? वायु कोश। यहीं पर होता है गैसों का आदान प्रदान। जो आप ऑक्सीजन ले रहे हैं वो यहाँ पर रुकती है, और उसके बाद में जो यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड थी, वो जैसे जैसे आपका सांस आई थी वैसे वैसे यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड वापस जाएगी। अब देखते हैं आगे। यहाँ तक हमने पढ़ लिया था, ग्रसनी तक। तो ग्रसनी समझ में आया होगा। क्या है? श्वास नली। लिखा हुआ है श्वसन और पाचन तंत्र का कॉमन भाग है। वायु ग्रसनी से होते हुए श्वास नली यानी ट्रेकिया और भोजन नली में प्रवेश करता है। कहाँ से होते हुए? फेरिंक्स से होते हुए, आपका ग्रसनी से होते हैं। इसके बाद आता है स्वर यंत्र, जिसको हम बोलते हैं लैरिंग्स। क्या बोलेंगे? लैरिंग्स। लैरिंग्स, इसे क्या बोलेंगे? लैरिंग्स। स्वर यंत्र या फिर वॉइस बॉक्स। ये क्या है? तो श्वसन नली के ऊपर एक बॉक्स जैसी संरचना होती है, जो कि अभी हमने देखा, जिसमें उपस्थित स्वर तंतुओं उपस्थित स्वर तंतुओं के कंपन से आवाज बनती है जब हम बोलते हैं। जो आपकी ट्रेकिया के ऊपर, ये है आपकी ट्रेकिया, इसके ऊपर एक बॉक्स जैसा बना हुआ है। इसमें कुछ स्वर तंतु होते हैं, बिल्कुल पतली पतली पन्नी जैसे। तो जब हम बोलते हैं तो फेफड़े से वायु बाहर आती है और उसी टाइम ये पन्नी जैसी वाइब्रेट होती है। आपने देखा होगा जब भी हवा चलती है तो जितनी भी पन्नी वगैरह पॉलीथीन वगैरह है बहुत तेज आवाज करती है। तो इसी तरीके से इसमें पतले पतले तंतु से होते हैं, बिल्कुल पन्नी जैसे, बहुत ही पतले, और वो हम जब बोल रहे होते हैं तो हवा अंदर से बाहर की ओर आती है और वाइब्रेट होती है, तब जाके हमारी आवाज बनती है। जो हम बोल पा रहे हैं, जो आप सुन पा रहे हैं, ये आवाज कैसे बन रही है? तो इन्हीं तंतुओं के कंपन से बनती है, जो आपके वॉइस बॉक्स में होते हैं। फिर से एक बार पढ़ेंगे कि जो बॉक्स जैसी संरचना होती है, जिसे क्या कहेंगे? स्वर यंत्र कहेंगे, लैरिंग्स कहेंगे, इंग्लिश में भी याद रखिएगा। इसमें स्वर तंतु उपस्थित होते हैं जो कि कंपन करते हैं, इससे हमारी आवाज बनती है। और कंपन कब करेंगे? जब हवा आएगी फेफड़ों से बाहर की ओर, तब हम बोल पाते हैं। आगे लिखा हुआ है एपिग्लॉटिस। खाना निगलने के समय या श्वसन नली को ढक लेता है। कौन? एपिग्लॉटिस। जो आपका फेरिंक्स था, इसके ऊपर एक ढक्कन सा लगा हुआ होता है। जब हम खाना खा रहे होते हैं तो ये ढक्कन बंद हो जाता है और खाना हमारा कहाँ जाएगा? ईसोफेगस में जाएगा, भोजन नली में जाएगा। और जब हम सांस लेंगे तो ये ढक्कन खुल जाएगा और सांस कहाँ आ जाएगी? फेरिंक्स से होते हुए आपके लैरिंग्स, और लैरिंग्स से होते हुए ट्रेकिया में आ जाएगी। इस तरीके से इसके ऊपर कार्टिलेज जुड़ा होता है। जो आपका एपिग्लॉटिस है, इसके ऊपर कार्टिलेज, इसको बोलेंगे हिंदी में उपास्थि, उपास्थि जुड़ी होती है, जिसे एपिग्लॉटिस या फिर एडम्स एप्पल भी कहते हैं। तो जो आपका ढक्कन जैसा है, इसमें क्या होता है? कार्टिलेज उपस्थित होता है, और इसको ही हम बोलते हैं एपिग्लॉटिस या फिर एडम्स एप्पल। नेक्स्ट पेज पर बढ़ते हैं। आगे लिखा हुआ है श्वसन नली के बारे में। तो पहले वायु कहाँ आएगी? नोज में। नोज से कहाँ जाएगी? आपकी लैरिंग्स में, सॉरी फेरिंग्स में। पहले कहाँ जाएगी? फेरिंग्स में, और उसके बाद में लैरिंग्स यानी वॉइस बॉक्स में,
और लैरिंग्स के बाद अब कहाँ आएगी, तो ट्रेकिया में यानी विंड पाइप में आ जाएगी। लिखा हुआ है विंड पाइप यानी कि श्वास नली 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी नली होती है। ये जो आपकी ट्रेकिया है 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी नली होती है, जो कि वायु को फेफड़ों तक पहुंचाने का काम करती है। वायु को कहाँ पहुंचाएगी, फेफड़े में। कौन पहुंचाता है, तो आपका ट्रेकिया। इसमें कार्टिलेज की सी आकार की संरचनाएं पाई जाती हैं, जो कि श्वास नली को सुरक्षा प्रदान करती हैं। एक बार देखेंगे, ये रही आपकी ट्रेकिया, ये है ट्रेकिया, और इसमें आपको दिख रहा होगा ये सी आकार की इस तरीके से संरचनाएं दिख रही होंगी, जो कि कार्टिलेज की बनी है और काम क्या कर रही हैं, तो आपकी जो ट्रेकिया है इसको मजबूती प्रदान कर रही है, सुरक्षा प्रदान कर रही है। याद रहे ये सी आकार की कार्टिलेज की बनी होती हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे लिखा हुआ है ट्रेकिया आगे चलकर दो भागों में विभाजित हो जाती है, विभाजित होकर दोनों फेफड़ों में प्रवेश करती है। ट्रेकिया क्या होगी, आगे चलकर, यानी पहले क्या था, ट्रेकिया हमने बोला, उसको विंड पाइप बोला, और जब ये दो भागों में बट जाएगी तब क्या होगा, एक एक फेफड़े में दोनों, जो आपकी विंड पाइप थी इस तरीके से, इसका क्या होगा, दो भागों में विभाजन होगा। ये अब इस तरीके से कुछ आपकी ट्रेकिया बन जाएगी, और यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेंगे, लंग्स, इस तरीके से। अब इसको हम क्या बोलेंगे, तो इसको अब हम बोलेंगे ब्रोंकाई या फिर ब्रोंकस। पहले हमने इसको बोला था ट्रेकिया, और अब क्या बोलेंगे, ब्रोंकाई या फिर ब्रोंकस। आगे, ब्रोंकाई का विभाजन कई शाखाओं में होता है, जिन्हें ब्रोंक्यूल्स कहते हैं। क्या बोलेंगे, ब्रोंक्यूल्स कहते हैं। अब ये फिर से डिवाइड होगी इस तरीके से, फिर से कई शाखाओं में डिवाइड होगी आपकी ब्रोंकाई। इस तरीके से कई शाखाओं में ब्रोंकाई डिवाइड होगी, जिनको क्या कहेंगे, ब्रोंक्यूल्स कहेंगे। अब इनको नाम देंगे ब्रोंक्यूल्स। तो पहले थी ट्रेकिया, डिवाइड हो गई, ब्रोंकाई कहा गया, ब्रोंकाई डिवाइड हुई तो ब्रोंक्यूल्स कहा गया। अब फिर से ब्रोंक्यूल्स डिवाइड होंगे तो क्या कहेंगे, आगे लिखा हुआ है ब्रोंक्यूल्स छोटे छोटे गोल संरचना में विभाजित हो जाते हैं, जिन्हें क्या कहेंगे, एल्वेलाई या कूपिकाएं या फिर वायुकोश कहते हैं। नाम याद रहना चाहिए, एल्वियोलाई, कूपिकाएं या फिर वायुकोश कहते हैं। किसको, जो आपका ब्रोंक्यूल्स डिवाइड हुआ है उनको, छोटी छोटी संरचनाएं होती हैं, जो कि लिखा हुआ है यह अंगूर जैसी संरचनाएं होती हैं, और यहीं पर गैसों का विनिमय होता है, आदान प्रदान होता है, यहीं पर गैसों का आदान प्रदान होता है। तो एक बार मैं फिर से बता दूं, जो ब्रोंक्यूल्स हैं ये छोटे छोटे गोल संरचनाओं में विभाजित हो जाते हैं, और इनको हम बोलते हैं एल्वियोलाई, कूपिकाएं या वायुकोश। तो पूछा जाता है श्वसन में गैसों का विनिमय कहाँ पर होता है, तो फेफड़े में जो आपकी एल्वियोलाई पाई जाती हैं, और इन्हीं एल्वियोलाई, इन्हीं कूपिकाओं को हम आपके श्वसन तंत्र की सबसे छोटी इकाई या फिर कहें हम फेफड़े की सबसे छोटी इकाई कहते हैं, स्मॉलेस्ट यूनिट। क्या बोलेंगे, सबसे छोटी इकाई। जैसे आपकी नर्वस सिस्टम जो आपने पढ़ा होगा, उसकी जो छोटी इकाई होती है न्यूरॉन्स, ऐसे ही फेफड़े की यानी कि श्वसन तंत्र की जो सबसे छोटी इकाई है वो है आपकी कूपिका या एल्वियोलाई। यहीं पर होता है गैसों का विनिमय। अब क्या हुआ, गैस यानी वायु कहाँ आ गई, कूपिकाओं में आ गई। अब का क्या होगा, यहाँ पर कूपिकाओं में यानी फेफड़ों में जो आपकी कूपिकाएं हैं छोटी छोटी, यहाँ पर क्या होगा, जब आपने वायु ली, इसकी बात हम आगे करते हैं। तो अब वायु कहाँ आ गई, फेफड़े में एल्वियोलाई में आ गई। अब थोड़ा सा फेफड़े के बारे में भी हम जान लेते हैं, लंग्स के बारे में। तो जैसा कि आप जानते हैं ह्यूमन बॉडी में 2 लंग्स होते हैं, इन्हें फुफ्फुस भी कहा जाता है। जो आपका लंग्स है इसको हम क्या बोलेंगे, फुफ्फुस भी कहेंगे।
स्थित कहाँ होंगे? तो थोरैसिक कैविटी यानी वक्ष गुहा में स्थित होते हैं। इनका जो रंग है किसका? फेफड़े का कैसा होता है? पिंक कलर का, गुलाबी कलर का होता है। और वजन जो है 1.5 से 1.7 किलोग्राम होता है। वो भी याद रखेंगे ये दोनों फेफड़ों का है, दोनों फेफड़ों का वजन इतना होता है। बायां फेफड़ा दाएं से छोटा होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपको पता है जो आपका हार्ट है वो है तो आपकी नोज कैविटी में यानी कि बिल्कुल बीच में है, लेकिन थोड़ा सा बाएं तरफ झुका हुआ है। और जिधर ये बाएं तरफ झुक जाता है उसी का जो आपका जो फेफड़े का आकार है थोड़ा सा धस जाता है अंदर की ओर, यानी छोटा हो जाता है। तो इसीलिए कहते हैं जो आपका बायां फेफड़ा है ये दाएं फेफड़े से हल्का सा छोटा है, क्योंकि इधर की ओर आपका हार्ट भी यहीं पर स्थित होता है, अंदर की ओर झुका हुआ, मतलब कि थोड़ा सा झुका हुआ होता है इस तरीके से। तो बायां जो फेफड़ा है वो दाएं फेफड़े से छोटा होता है, इतना याद रखेंगे। आगे लिखा हुआ है लंग्स के बाहरी आवरण को प्लूरा कहते हैं। जो आपकी फेफड़े हैं इनकी जो बाहरी झिल्ली होती है इसको क्या बोलेंगे? प्लूरा झिल्ली। क्या बोलेंगे? प्लूरा मेम्ब्रेन। आगे लिखा हुआ है प्लूरा तथा लंग्स के बीच भरा द्रव जिसे क्या कहेंगे? प्लूरल फ्लूइड, प्लूरल द्रव कहते हैं। और इसके अध्ययन को पल्मोनोलॉजी कहते हैं। क्या बोलेंगे? पल्मोनोलॉजी कहते हैं। किसको? तो फेफड़े के अध्ययन को कहते हैं। तो इस तरीके से हमने आज कहाँ तक पढ़ लिया है? आपने वायु ली, कहाँ आएगी? नोज से होते हुए पहले आएगी फेरिंग्स में, उसके बाद में लैरिंग्स में, और लैरिंग्स से होते हुए ट्रेकिया में। ट्रेकिया जब पहली बार डिवाइड होगी दोनों फेफड़ों में जाएगी और इसको हम बोलेंगे ब्रोंकस या फिर ब्रोंकाई। इसके बाद में फिर से जब ट्रेकिया कई शाखाओं में डिवाइड होती है इस तरीके से, तो इनको बोलते हैं ब्रोंक्यूल्स। जब पहली बार ये शाखाएं डिवाइड होंगी तो प्रथम ब्रोंकल्स यानी प्राइमरी ब्रोंकल्स। इसी तरीके से फिर ये आप देख रहे हैं एक शाखा, फिर इसमें फिर से एक नई शाखा, तो सेकेंडरी ब्रोंकल्स। ऐसे फिर से अगर ये डिवाइड हुई है तो टर्सरी ब्रोंकल्स। इस तरीके से कई बार जो आपके ब्रोंकल्स हैं ये डिवाइड होते हैं और लास्ट में एक गोल संरचना बनाते हैं जिसको हम बोलते हैं एल्वियोलाई। क्या बोलेंगे? एल्वियोलाई। और फेफड़े के बारे में हमने पढ़ा तो इसका कलर कैसा होता है? हल्का सा गुलाबी कलर होता है। ये आप देख रहे हैं, बायां वाला थोड़ा सा छोटा दिखेगा आपको दाएं वाले की तुलना में। और क्या होगा? इसका जो बाहरी झिल्ली है इसको हम प्लूरा कहेंगे। फेफड़े के अध्ययन को पल्मोनोलॉजी कहेंगे। फेफड़े की सबसे छोटी इकाई एल्वियोलाई कहलाती है, जहां पर गैसों का आदान प्रदान होता है। कैसे होता है गैसों का आदान प्रदान, ये हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आज की क्लास यहीं तक थी। पूरी क्लास देखें और कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको कंटेंट कैसा लग रहा है। थैंक यू।